सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, मैं भी पहुंचा हूं मालवीय नगर, और मालवीय नगर जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बुद्ध की 127 साल बाद भारत अस्थियां आई हैं, और उन अस्थियों को किस तरीके से यहाँ प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ लाभान्वित होंगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। ये उसका फाइबर फाइबर का है। फाइबर का है। बट वो तो थोड़ा इन्होंने हाथ लगाया तो स्क्रैच हो गया। फाइबर है। यहाँ पर बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं। उस अस्थि कलश को देखने के लिए अब हम एंट्री कर रहे हैं, और ये जो अस्थि कलश है उसे आप देखिए। बुद्ध के अस्थि कलश की जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, और ये मालवीय नगर में है। और प्रदर्शनी को किस तरीके से हम देखें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक 127 साल के बाद भारत पहुंचे कंबोडिया से ये कलश, जो कि स्वर्ण धातु के बने हुए हैं, और स्वर्ण धातु के कलश के अंदर गौतम बुद्धा की अस्थियों को रखा गया है। और गौतम बुद्धा की जो अस्थियां हैं उनको किस तरीके से सजाकर अब प्रदर्शनी में लाया जा रहा है, किस तरीके से भारत के अंदर, जो दिल्ली के अंदर मालवीय नगर के मेट्रो स्टेशन के पास ये जो अस्थि कलश जो रखे हुए हैं, इनको प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और प्रदर्शनी की बात की जाए, देश के अंदर 127 वर्षों के बाद रिसर्च करने के बाद जो भारत भेजी गई ये बुद्ध की अस्थियां, वो एक प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के सामने प्रदर्शित की जा रही हैं। लोग इनको देखकर बुद्ध के अस्तित्व के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान का जो संदेश दिया, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, वो इन अस्थियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। किस तरीके से लोग इन अस्थि कलश को देखकर, और इनमें जो अस्थियां हैं गौतम बुद्धा की 127 साल के बाद, जो कि विदेश चली गई थी, जिस समय अंग्रेज वहाँ से खनन करके उन अस्थियों को ले गए थे, जब ये अस्थियां भारत पहुँची तो भारत में इन्हें प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जाएगा। अभी जो कि मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास यह स्थल, जिसको प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जा रहा है, यहाँ से शुरुआत की जा रही है भारत में। और भारत के अंदर जो गौतम बुद्धा के जो संदेश हैं वो समझने को मिलेंगे। किस तरीके से गौतम बुद्धा ने देश को शांति का संदेश दिया, लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाया, और अपने जो संदेश हैं उनके पात्रों में जो उकेरे गए हैं सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों के माध्यम से आज उनको देखा जा सकता है। ये जो कलश हैं, ये कलश वो मात्र अस्थियां नहीं है, वो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की शान है। इन
कलशों के अंदर मात्र संदेश नहीं, देश की वो धरोहर है, देश की जो शांति का संदेश गौतम बुद्ध ने ये अपने उस क्या चीज़ है ये? राज्य को दिया था, अपने साम्राज्य को दिया था। मुद्राएं उससे आज पूरा देश जो From the- लाभान्वित हो रहा है। पूरे देश के अंदर जो गौतम बुद्ध के अब विचारक हो गए, इन कलशों के ऊपर पाली भाषा में लिखा गया है। और पाली भाषा जो कि आप देख रहे हैं किस तरीके से करोदी गई है, किस तरीके से उसे इन कलशों के ऊपर प्रदर्शित किया गया है। अब जो भी लोग आज जो है बुद्ध के बारे में जानते हैं, पुरातत्व विभाग की उस खनन के बाद जो इतिहासकारों को देखने को मिला, वो इतिहासकारों ने देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की और विचारधारा किस तरीके से गौतम बुद्ध की देखी जा रही है, किस तरीके से गौतम बुद्ध के उन संदेशों को 127 वर्षों के बाद दोबारा से फिर देश के अंदर लाया गया और देश के अंदर वही मुद्राएं जो गौतम बुद्ध के समय की थी वो आप देख रहे हैं। ये 127 सालों के बाद भारत पहुंची और इनका जो कि कंबोडिया के इतिहासकारों ने इसका परीक्षण किया। ये गौतम बुद्ध के समय की मुद्राएं हैं। The Ministry of Culture, Government of India, welcomes you to this historic exhibition. The story of the Buddha relics discovered at Kapilavastu begins nearly 3,700 years ago, when the teachings of the Buddha guided the path of humanity on this sacred land. After the Mahaparinirvana of the Buddha at Kushinagar, his corporeal relics were divided among 8 republics. The Shakya clan enshrined their share at Kapilavastu, constructing a stupa that is today known as the Piprava Stupa. Over time, the memory of Kapilavastu faded. Piprava, William Claxton Pepe, excavated a mound at the site. At a depth of 18 feet, a sandstone coffer was discovered, containing the sacred relics of the Buddha along with precious jewels. Further excavations carried out in the 1970s revealed even earlier reliquary vessels from the Shakya period, found at deeper levels beneath the stupa. Among the 5 Mauryan period reliquary vessels, one bore an inscription in Brahmi script which reads Sukiti Atinam, Sabakinikanam, Saputkalanam, Iyam Salilidhane, Buddhas Bhagavate Sakyanam. This inscription records that the sacred relics of the Buddha were enshrined here by the renowned Shakya brothers together with their sisters, sons and wives. It serves as definitive proof that these relics are those of the Buddha himself. The jewels recovered from this site are outstanding examples of the artistic excellence and craftsmanship of the period. Crafted from gold, pearls, ruby, agate, topaz, amethyst, coral, carnelian and crystal, they take the form of flowers, leaves, birds, swastikas and the Triratna. This assemblage represents the largest collection of Buddhist jewels recovered from a single site.
Following the discovery, Pepe took several of the sacred jewels to England, while a significant portion was preserved at the Indian Museum, Kolkata. After more than a century of absence, a decisive moment arrived. In April 2025, when the jewels were announced for auction at Sotheby's in Hong Kong, the Ministry of Culture intervened promptly, acting under the direction of Prime Minister Narendra Modi. Recognizing that these were not merely jewels, but sacred relics associated with the Buddha's corporeal remains, the Government of India took immediate action. As a result, this invaluable heritage returned to India after 127 years, standing as an outstanding example of effective public-private partnership. On the historic return of the Piprava relics, Prime Minister Narendra Modi stated, "It will make every Indian proud to know that the sacred Piprava relics of Lord Buddha have returned home after a long gap of 127 years. These sacred relics reflect India's close association with Lord Buddha and his great teachings. They also demonstrate our commitment to the preservation and protection of the many dimensions of our glorious culture." This exhibition celebrates the return and reunification of the Piprava jewels. Displayed together in India for the first time, the exhibition unfolds across 8 sections, bringing together archaeology, history, and philosophy to present a comprehensive perspective. You are warmly welcomed to be part of this unforgettable journey.
ये सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि, प्रेरणा और संकल्प से, जिनकी अगुवाई में भारत अपनी विरासत को गर्व और गरिमा के साथ कर रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले एक दशक में ऐसी कई कलाकृतियां और हमारी बहुत सारी प्राचीन धरोहरों की घर वापसी हुई। इस दिशा में आज भारत कई देशों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। मुझे विश्वास है जब हम अपनी विरासत पर गर्व करते हैं तो दुनिया भी उसका सम्मान करती है, और उसी का नतीजा है कि आज विश्व के कई देश हमारे यहाँ से गई हुई ऐसी कलाकृतियों को हमें वापस दे रहे हैं। For centuries, India's sacred sculptures, paintings, and royal treasures were looted, trafficked, and taken far from their home. Many still reside in foreign museums and private collections, separated from the soil, rituals, and communities that once made them. But today, a new chapter has begun of resolve, justice, and return. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India's voice has grown strong, leading diplomatically. Cultural heritage is
लगभग दूसरी शताब्दी कुषाण गांधार काव्य अखंड भारत
वो जो रत्न है, जूस है, वो है अमात्य रत्न फॉर इंस्टेंस. It is a sadhya, and ultimately you see the Pragyaparamita. And then we have the Buddhas. बाद में बहुत 1000 Buddhas हो जाते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट इलॉबरेट होता है. अब ये क्या है? भावचक्र. सो प्रतीत समुत्पाद का जो सूत्र है, so whatever happens, like यहाँ पे एग्जीबिशन हुआ, तो अब आप आए इंटर्न, आप इंटर्न आए हो तो आप उसके सेंसेस इंडिपेंडेंटली, nothing exists independently, everything depends on something, and you need to चक्र है, you need to get out of that, तो you attain नहीं है salvation, enlightenment तो हो सकता है salvation, so you are out, and Buddha talks about all those 12 how to get out of it. So this we have got, since we are in the teaching section, so we have got this creation of Samla versus painting. So just like एक चीज़ से बहुत शाने वाली बात हो रही है यहाँ पे. So he is talking to an intellect about the Brahma Vihar concept of Buddhism. Like it's in my mind. So talking about compassion we see here, the way he is headed, he does, and then it also talks about like four and be sad with other people's sorrow and happy with their happiness. वो होता नहीं है ना, अगर कोई इसको अगर 5000 का स्टाइपेंड मिलेगा ना, you will not be happy. I'm sure about it. So कितने भी दोस्तों, so I mean we need to cultivate that. You reach to that level, then when you are sad, it should not affect you. When you are happy, it should not affect you. So you are. So those are the four terms. Yeah, love, kindness, So we have talked about the Brahma Vihar, Christ as a shepherd, penance. उनका क्या हुआ कि वही वो भूखे रहे एंड देन स्केलेटन जैसा बन गया. तो ही मेंशन द टेक्स्ट मेंशन दैट सो ही रियलाइज्ड दैट व्हाट इज हैपनिंग टू हिज बॉडी, एंड ही लाइक इफ माय बॉडी इज नॉट देयर देन आई कैन नॉट अटेन व्हाट आई वांट. सो ही डिसाइड्स जस्ट ईट द फूड, ही कैन नॉट बेयर द पेनेंस टॉर्चर्स. सो देन हु गिव्स हिम द फूड? Sujata. So he is seated, we can see Ajanta influence in terms of rendition of the form, in terms of hierarchy of color. Like it's a maid, so it's like darker in color, and the light emanates from the body of the woman. So this is middle part. So balance is important. So here again we are talking about the ordination of. So Buddha visits Kapilvastu.